बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, आज हमारे साथ तीन टॉपिक्स से आज हम तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला मौजू के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी ने कल फुल कोर्ट का इजलास तलब किया है। हमारा दूसरा मौजू होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जजेस ने इस्तीफे दिए। और हमारा तीसरा मौजू होगा कि आज इंडिया ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अलावा दिल्ली हमलों का जो इल्जाम था वो किसी दूसरे कंट्री के ऊपर भी इसको लगाया है और उसको भी नॉमिनेट किया है। तो चलो चलते हैं नाजरीन। हमारा पहली जो टॉपिक था कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज फुल कोर्ट का इजलास तलब कर लिया है। ये फुल कोर्ट का इजलास कल जुम्मे की नमाज से कबल होगा। इस फुल कोर्ट इजलास में नाजरीन 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजेस ने फुल कोर्ट का इजलास के लिए जो पहले खतूत लिखे थे, तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट का इजलास बिल आखिर तलब कर लिया है। तीन जजेस की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के हैं मुख्तलिफ औकात में खतूत लिखे गए थे और बुनियादी तौर पर उसमें यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फुल कोर्ट बुलाया जाए। आज नाजरीन भी देखा गया है कि जस्टिस सलाहुद्दीन पवार की जानिब से एक खत सामने आया है। इस खत में भी यही मुतालबा किया गया था और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से कल जुम्मे के दिन फुल कोर्ट बुलाया गया है। इस फुल कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बात होगी। तीन जजेस ने इस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को जो खत तहरीर किया था और बुनियादी तौर पर उनके तरफ से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फुल कोर्ट बुलाया जाए और बतौर एहतिजाज नहीं बल्कि उन जजेस की तरफ से यह कहा गया था कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का जायजा लिया जाएगा। तो आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम जो मंजूर हुई है उस पर जो खतूत लिखे गए थे इस पर फुल कोर्ट तलब कर लिया गया और कल जुम्मे की नमाज से कबल ये इजलास होगा और ये इजलास जो है ये फुल कोर्ट का इजलास होगा। इसमें 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बात होगी। नाजरीन, जिस तीन जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था उसमें जस्टिस सलाहुद्दीन पवार जिसकी जानिब से आज ये खत तहरीर किया गया था और इससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से खत लिखा गया था और इसी तरह जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब की जानिब से ये खत लिखे गए थे और 27वीं आईनी तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। तो नाजरीन, ये तीन जजेस जिनके जानिब से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत तहरीर किया गया था और बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से फुल कोर्ट तश्कील देने का जो मुतालबा किया गया था, जो आज भी चीफ जस्टिस सलाहुद्दीन पवार की जानिब से जो खत लिखा गया है इसमें भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि बतौर एहतिजाज नहीं बल्कि अपना फर्ज समझते हुए खत लिख रहा और उनकी तरफ से यह कहा गया कि खत के अंदर लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटियों को भी मुशावरत में शामिल किया जाए और उनकी तरफ से यह कहा गया था कि जस्टिस सलाहुद्दीन पवार की जानिब से कि अवामी एतिमाद को बचाने के लिए पूरे फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। तो अब जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया जो कि कल जुम्मे की नमाज से कबल होगा और बुनियादी तौर पर इसका जो मुद्दा होगा, जो बुनियादी नुक्ता होगा जिस पर बात होनी है वो 27वीं आईनी तरमीम पर ही मुतालिका बात होगी। तो नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर जो अभी सामने आई है रिसेंटली वो सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफे दिए हैं, जबकि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कल फुल कोर्ट का जो इजलास बुला रखा है जिसमें 27वीं आईनी तरमीम पर बात करने के लिए उन्होंने ये इजलास बुलाया है और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तीन जजों ने फुल कोर्ट इजलास के लिए जो खत लिखे थे। अब ये खबर सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस्तीफे हो गए हैं जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने भी इस्तीफे दिए हैं। तफसीलात जानते हैं नाजरीन के दो इस्तीफे जो रिसेंटली सामने आई है क्या वजूहात और क्या अगराज थे। तो नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम का जो मुजवजा ड्राफ्ट जब सामने आया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। खत लिखा गया था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को, जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी खत लिखा था और जस्टिस
منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس کا خط لکھا تھا, اور آپ ریسنٹلی آج کا دن جسٹس صلاح الدین پوار نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ نے بطور جج سپریم کورٹ آج استعفے دیے ہیں, اور اپنے استعفے جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوا دیے, جبکہ دیگر ججز کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی کہ جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک جو ہے انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. باقی ججز کے جانب سے تاحال استعفے نہیں دیے گئے. تمام چاروں ججز نے جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر نے 27ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کیا تھا, اور مزید استعفے جو ہے وہ بھی دیے جا سکتے ہیں. تو ناظرین, جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک جو ہے وہ بھی استعفے کے بارے میں ابھی سوچ رہے, مشاورت بھی ہوئی ہے اس حوالے سے, ججز کی میٹنگ بھی ہوئی. فی الحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے عہدے استعفے کا اعلان کیا ہے. ناظرین, اب سوال یہ ہے کہ ان ججز صاحبان کی کنسرن کیا تھے, استعفے میں کیا کوئی وجوہات بتائی گئی ہے؟ تو ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے منظور کی تھی تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننا تھا. تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے, اور جسٹس یحییٰ افریدی جو کہ ان سے جونیئر تھے وہ چیف جسٹس پاکستان بن گئے تھے, جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور سپریم کورٹ کی جو دیگر ججز ہیں انہوں نے اسی دن ہی تحفظات کا اظہار کیا تھا. بار بار فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا. 26ویں آئینی کو غیر آئینی ترمیم کہا گیا, اور چاروں ججز نے, جن میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک شامل تھی, انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی, اور بار بار یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کی اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ سے متعلق جو قانون سازی ہے وہ براہ راست نہیں کی جا سکتی. سپریم کورٹ سے مشاورت ضرور کرنی چاہیے. تمام چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ واضح کیا تھا کہ چونکہ پارلیمان قانون سازی کر سکتی اس لیے ہم پارلیمنٹ کو نہیں روک سکتے, جس کے بعد ان ججز کے تحفظات برقرار تھے. اور جب 27ویں آئینی ترمیم اب منظور ہوئی ہے تو ایک آئینی عدالت ناظرین بننے جا رہی, اور آئینی عدالت جو ہے اس میں جو چیف جسٹس ان کی سربراہ ہوں گے وہ بھی دیگر ججز کو بنائے جانے کے امکانات ہے. اس وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور دیگر جو ججز ہیں ان کے مطابق ان کے لیے کام جاری رکھنا ممکن نہیں تھا, کیونکہ ناظرین ذرائع کے مطابق اب ان ججز کو آئینی عدالت بھیجا جاتا اور یہ انکار کر دیتے تو ان کو ریٹائر تصور کیا جاتا. تو ریٹائر تصور ہونے سے قبل ہی ان ججز کو استعفیٰ دے دیا گیا ہے. انہوں نے ذرائع کے مطابق ناظرین ان کا موقف یہ کہ اب ان کے لیے مزید کام جاری رکھنا اس ماحول میں ممکن نہیں ہے. اب ناظرین ابھی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کل فل کورٹ اجلاس میں ڈسکشن ہوتی تو اس کے بعد ججز کوئی ڈیسیشن لیتے تو کیا یہ قبل از وقت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ناظرین, کیونکہ فل کورٹ اجلاس کا جو ایجنڈا سامنے آیا ہے اس میں 27ویں آئینی ترمیم کو شامل نہیں کیا گیا. اس میں جو سپریم کورٹ کے رولز میں تبدیلی کی گئی تھی, جوڈیشل کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رولز چینج کیے تھے, اس حوالے سے ایجنڈے میں باتیں شامل ہے. سینئر وکلاء کے کچھ مسائل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. تمام 27ویں آئینی ترمیم شامل نہیں تھی, اور اگر فل کورٹ اجلاس میں تمام یہ ججز شریک بھی ہو جاتے تو فل کورٹ کے پاس اب یہ پاور نہیں رہا, یہ اختیارات نہیں رہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کو واپس کر سکے یا 26ویں آئینی ترمیم کو وہ واپس کر سکے, کیونکہ ناظرین اب یہ جو اختیارات ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس چلے گئے ہیں. اس لیے فل کورٹ اجلاس میں اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی ان ججز کو, جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی استعفے دے دیے ہیں. ناظرین جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے بعد جونیئر جج جو تھے وہ چیف جسٹس بن گئے. اب سوال یہ ہے ناظرین کہ چونکہ 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے تو کیا اس کے بعد کچھ امید تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہ آئینی عدالت کا سربراہ وہ شاید بن سکتے, یا کوئی اور وجوہات کیا ہم سوچ سکتے اس ٹائم میں, کیونکہ استعفیٰ ان کا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر آتا تو پھر بھی بات سمجھ آتی تھی. تو اس کا جواب یہ ہے ناظرین, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں صرف آئینی بینچ تشکیل دیا گیا تھا اور
आईनी अदालत अलग से नहीं बनाई गई थी उस वक्त, तो अब जो अदालत बनाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि नाजरीन वफाकी आईनी अदालत के पास जो इख्तियारात है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी वो इख्तियारात अब नहीं रहे, और अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो वफाकी आईनी अदालत का जो फैसला होगा उसका जायजा भी नहीं ले सकेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि वफाकी आईनी अदालत जो होगी उसके इख्तियारात आईनी तौर पर ज्यादा होंगे, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस थे उनके इख्तियारात कम हो गए थे, और इन जजेस को ये लग रहा था क्योंकि उनको आईनी अदालत में भी शामिल नहीं किया जाएगा, और पहले भी जब बेंचेस तश्कील दिए जाते रहे या कमेटियां जो तश्कील दी गई उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल नहीं किया गया, न ही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया गया, और जो सीनियर जजेस थे उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है कि उन्हें कमेटियों से भी निकाल दिया गया, और इनके जो मुकदमात है उनसे अहम मुकदमात भी वापस ले गए। तो नाज़रीन ज़राए के मुताबिक अब इन चारों जजेस की मीटिंग हुई थी गुज़िश्ता रोज, और इसमें यह फैसला हुआ था कि इस्तीफे दिए जाए। अक्सर जजों की यह राय थी कि अभी फिलहाल इस्तीफे नहीं देते, जब तरमीम पास हो जाएगी, जब वफाकी आईनी अदालत के रूल सामने आ जाएंगे तो इसके बाद इस्तीफे देने चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज शाम नाजरीन चीफ जस्टिस को अपना इस्तीफा भिजवा दिया था, और अपने चैम्बर के जो उनका सामान था वो भी मुंतकिल करने के अहकामात दिए गए थे, और उनकी रिहाइशगाह पर उनके चैम्बर में जो दस्तावेजात थे, जो इनके कुछ जाती चीजें थी वो भी मुंतकिल कर दी गई थी। तो इन जजेस के मुताबिक अब जो है वो मजीद काम नहीं जारी रख सकते, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब मुहर लगाई गई है 27वीं आईनी तरमीम की, जिसके बाद अब जो जज थे जिनको ये उम्मीद थी कि शायद उनके सीनियरिटी वापस आए या उनको कोई वो और ओहदे मिले, तो वो जो उम्मीदी थी वो भी 27वीं आईनी तरमीम के बाद खत्म हो गई थी। तो अच्छा नाज़रीन, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह मंसूर अली शाह साहब का इरादा पहले से था इस्तीफे देने का, तो फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बुलाने के लिए खत क्यों लिखा था? तो चूंकि नाजरीन खत पहले लिखे गए थे, तो जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं हुई थी तब खतूत लिखे गए, और फुल कोर्ट के लिए तब कहा गया था कि जब 27वीं आईनी तरमीम अभी मंजूर के मराहिल में थे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 27वीं आईनी तरमीम से कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, इसलिए वो आईनी तरमीम को भी रोक सकती थी, और किसी भी किस्म के एग्जीक्यूटिव की जो कानून साजी थी उसका जायजा लिया जा सकता था। तमाम जब उन्होंने खत लिखा और फुल कोर्ट का बार बार मुतालबा किया तो फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया, और जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो इसके बाद ये खबर सामने आई कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया है। तो अब फुल कोर्ट इजलास जो है नाजरीन वो बुलाने का जो मकसद है वो जजों के नजदीक कोई मकसद नहीं था, क्योंकि अब फुल कोर्ट के पास जब इख्तियार ही नहीं रहा कि वो 27वीं आईनी तरमीम का जायजा ले सके, तो इस वजह से जजेस ने पहले इंतजार किया कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खतूत लिखे, वकला के जानिब से दरख्वास्तें भी दायर की गई। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने भी आईनी दरख्वास्त दायर की और यह मुतालबा किया गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन वो फुल कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम के पास होने से बुलाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पहले ये इख्तियारात थे। जब सदर की मंजूरी के बाद अब वो आइन का हिस्सा जो बन चुकी है 27वीं आईनी तरमीम, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं रही। अब वफाकी आईनी अदालत के जब जज नामजद हो जाएंगे, जजों के सरबराह भी फाइनल हो जाएंगे, तो इसके बाद वफाकी आईनी अदालत के पास ये इख्तियार जरूर है कि वो किसी भी आईनी तरमीम का जायजा ले सकती है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं रहा, और अब फुल कोर्ट बुलाने का जो मकसद है नाजरीन वो खत्म हो चुका था। इसलिए जजेस ने जो इस्तीफे पहले से तैयार कर रखे थे अब उन्होंने आज इस्तीफे दिए हैं। तो ये सूरत हाल था आज इन जजेस के इस्तीफे देने का। तो नाजरीन, आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है कि दिल्ली हमलों के बाद भारत क्या करने जा रहा है और किस तरह पर ये जंग शुरू करने जा रहा है। अब ये सिर्फ नाजरीन पाकिस्तान को ही इसमें शामिल नहीं करेगा, ये तुर्की को भी शामिल करने जा रहा है। तो नाजरीन, अब हुआ क्या है इस पूरी सूरत हाल को चलो समझते हैं। दरअसल नाजरीन, दिल्ली के हमले की तफ्तीश जारी है, और जो लोग सोचते हैं कि शायद भारत खामोश बैठा है, तो ये जंग इतनी बड़ी होने वाली है नाजरीन, इतनी बड़ी होने की इसमें
بہت سے ممالک تباہ ہو جائیں گے. اب سنے ہوا کیا ہے ناظرین. مودی نے تفتیشی ایجنسیوں سے کہا ہے کہ دلی کے حملے کی تفتیش کرے, اور یہ روز اول سے واضح ہے ناظرین کہ انڈیا نے پاکستان کو اس میں انوالو کرنا ہے, کشمیر کو تباہ کرنا ہے, اور بہت کچھ انڈیا نے کرنا ہے. اب کیا ہوا ہے ناظرین کہ انہوں نے میڈیا پر تمام چیزیں جو جاری کرنا شروع کر دی ہے, چاہے یہ مودی اپنے مرضی سے کر رہے ہو جسے چاہے, اب میڈیا پر چیزیں انڈیا کی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے ناظرین. بھارت نے کہا کہ تفتیش میں یہ سامنے آیا ہے کہ ڈاکٹر عمر نبی جو ہنڈائی i20 چلا رہے تھے اور جو لال قلعے گئے اور دھماکہ کیا, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مزمل بھی شامل تھا جو گرفتار ابھی ریسنٹلی ہو گئے. انڈیا نے بنیادی طور پر کہا ہے ناظرین کہ وہ ترکی بھی گئے تھے اور اس حملے کے ہینڈلرز فی الحال ترکیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ترکیہ نے اس حملے کی پشت پناہی کی ہے. یہ پہلا لنک ہے ناظرین جو بھارت نے جاری کیا ہے. انڈیا نے کہا ہے ناظرین کہ ہم نے ان کا پاسپورٹ چیک کیا اور ان کے پاسپورٹ میں جو ترکی درج ہے. انڈیا نے کہا ہے کہ ملزمان نے ایک ٹیلی گراف گروپ جوائن کیا تو ان کے ایک ہینڈلر کی جو لوکیشن ہے وہ ترکی میں پائی گئی تھی. اور سنیں ناظرین کہ انہوں نے آگے کیا کہا کہ یہ حملہ بہت خطرناک تھا, انہوں نے پہلے دیوالی پر حملہ کرنا تھا, یہ پھر نہیں کر سکے, اور پھر انہوں نے مزید کوشش کی اور اب ٹیلی گرام کے ذریعے کہہ رہے کہ جو گروپس تھے وہ ملوث تھے. تو ناظرین اس میں انہوں نے جیش محمد کا نام بھی لیا اور اس کے بعد کہا کہ پاکستان سے ایک شخص عمر بن خطاب ان سے رابطے میں تھے جو سب کچھ مینج کر رہا تھا. اب ناظرین آپ سب کو واضح ہو گیا ہے کہ مودی کرنا کیا چاہتے ہیں آخر. کیا وہ پاکستان کے ساتھ ترکیہ پر بھی حملہ کریں گے, کیونکہ پاکستان میں جو بحث ہو رہی وہ یہ ہے کہ اس بار مودی نے پاکستان کا نام نہیں لیا ہے, خوف سے نہیں لیا ہے یا ڈر سے نہیں لیا. تو یہ ناظرین آپ کی غلط فہمی ہے, کیونکہ مودی ایک بہت بڑی لڑائی چاہتے ہیں اور اس میں بہت سے مزید ممالک کو وہ انوالو کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ تو آپ سمجھتے ہیں ناظرین کیونکہ انہوں نے ترکی اس میں ملوث کیا ہے. ابھی تک پتہ نہیں کہ اور کون کون ممالک اس میں اور وہ ملوث کرے گا. ابھی تک انڈیا کی جو حکومت ہے اس نے سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا. اس کے بارے میں سب کچھ میڈیا میں آ رہے. انہوں نے کہا کہ وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ممبئی 26/11 کا جو حملہ تھا اس طرز کا حملہ, وہ بالکل ایسا ہی حملہ کرنا چاہتے تھے, لیکن انڈیا والے کہتے کہ وہ حملہ کامیاب نہیں ہوا. انڈیا نے تقریباً 3,000 کلو ماوا ضبط کیا اور 300 کلو اب بھی غائب ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کہاں ہے یہ جو ایکسپلوسیو ہے. اب انہوں نے پورا گیم پلان سیٹ کر دیا ہے. ترکی نے سختی سے کہا ہے اور سختی سے جواب دیا ہے انڈیا کو کہ ہم اسے ڈینائی اور انکار کرتے ہیں. انڈیا والے یہ سب فضول باتیں کرتے ہیں, سارے بکواس کرتے ہیں, یہ جھوٹ ہے اور یہ تمام صورتحال بھارت نے گڑی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم مکمل طور پر نیٹو کا حصہ ہے, یہ ترکی کا کہنا ہے, ہم یہ کام نہیں کرتے. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بھارت کی یہ جو فضولیات ہے یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے, نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی اور صورتحال. اب آپ ناظرین سوچیں کہ ترکی نے سرکاری طور پر ڈینائی کیا ہے اور انکار کر دیا, لیکن بھارت نے ابھی تک سرکاری طور پر نہیں بولا, یہ صرف ان کی میڈیا پر آ رہے ہیں. تو ناظرین انہوں نے پاکستان کو جوڑا ہے, ترکی سے جوڑ رہے. اب دیکھیں گے کہ تیسرا ملک کون ہے یا وہ کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد ناظرین وہ مکمل جنگ کی طرف جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ ترکی کے خلاف بیانات کا یہ سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے کافی عرصے. تو ناظرین یہ کافی عرصے سے یہ جو چیزیں آ رہے ہیں یہ براہ راست اسرائیل سے آ رہے ہیں, کیونکہ ترکی کو نشانہ بنانے کی کوشش کون کر رہے ہیں ناظرین. اب آپ اس جنگ کی منظرنامہ دیکھیں. بھارت فی الحال باری جو ایکسرسائزز کر رہا ہے, جو مشقیں کر رہا ہے, یعنی ایسی مشقیں وہ کر رہا ہے جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے. اور وہ مشق کیوں کر رہے, وہ ایکسرسائزز کر رہا ہے کیونکہ وہ اس لڑائی کو اگلے لیول تک لے جانا چاہتا ہے. تو ناظرین وہ ایک بڑی جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور اس جنگ میں وہ ہر حد کراس کرے گا, وہ اسرائیل کو اپنا پارٹنر بنائے گا. اور آپ دیکھیں گے ناظرین کہ ترکیہ کے بھارت سے کتنی خراب تعلقات ہیں. وہ پچھلی بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی فضا میں 400 یا 300 کے جو ڈرونز آئے تھے, پاکستان کے اوپر اس نے الزام لگا تھا, لیکن بعد میں پھر پاکستان نے انکار کیا تھا کہ ہمارے کوئی ڈرون نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا دفاع نظام کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. پاکستان نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ناظرین ایسا ہی جیسے
तुमने कहानियां गढ़ी है, ये फिर पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया था। और वैसे भी इंडिया ने कहा था कि कराची को फतह कर लिया है, लाहौर को फतह कर लिया है, इस्लामाबाद को फतह कर, पता नहीं वो क्या क्या मुगल्लजात वो बकरे थे। और बाद में आप जानते हैं नाज़रीन कि उनके आर्मी चीफ ने भी इसका बताया था और उसने कहा था कि पूरा दुनिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तान ने कितने तैयारे आपके गिराए। तो नाज़रीन इन सब बातों को छोड़ते तो बुनियादी तौर पर अब ये तमाम रिपोर्ट्स और ये सब कुछ जो आ रहा है, हाल ही में उन्होंने जैसा आपको पता है कि इंडियन मीडिया ने धर्मेंद्र को भी मारा था और राजनाथ सिंह ने हत्ता कि उनकी जो उनके लिए ताजियत भी किया था, वो खबर फिर बाद में झूठी निकली। खैर नाज़रीन उनका मीडिया ऐसा ही है, लेकिन अब जो कुछ वो जारी कर रहे वो हुकूमत की रजामंदी से कर रहे, क्योंकि इंडिया ने सरकारी तौर पर तुर्की को बताया कि तुर्किया भी इसमें इन्वॉल्व है और अब वहां क्या चाहते वो नाज़रीन इंडिया तुर्की को इस तरह ट्रीट करना चाहते जैसे पाकिस्तान को ट्रीट करना चाहते, तो अब वो तुर्की को भी इसमें शामिल करेंगे। और जब लड़ाई बढ़ेगी, याद रखें नाज़रीन कि तुर्की का जो मामला और जो केस है, भारत इस तरह तुर्की पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत ये नेटो का हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन ये तुर्की की खुशफहमी है। ये सब नाज़रीन ये सब जो है ये हुआ, इजराइल हुआ, ये सब जल्लात है। क्या आप समझते हैं नाज़रीन कि अगर इजराइल और तुर्की के दरमियान कभी जंग हुई तो क्या यूरोप इजराइल के खिलाफ लड़ेगा? ये बिल्कुल गलतफहमी, कभी नहीं लड़ेगा इजराइल यूरोप के खिलाफ या यूरोप इजराइल के खिलाफ। किसी गलतफहमी में आप न रहिए, सब सिर्फ कहानियां। अगर कल भारत तुर्की के दरमियान जंग हो तो क्या नेटो मुदाखलत करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता नाज़रीन। ये सिर्फ कहने की बात है, वो उन्हें दहशतगर्दी का इल्जाम लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे नाज़रीन? अब ये भारत की तरफ से ये एक मामला जो आया है, उन्होंने इसका पूरा लिंक अब आहिस्ता आहिस्ता तुर्की की तरफ आ गया है, वो पाकिस्तान के साथ जोड़ लेंगे और मिलकर मुकम्मल जंग की तरफ जाएंगे नाज़रीन। मुकम्मल जंग की तरफ वो ऐसे देखेंगे जैसे कि देखें नाज़रीन पाकिस्तान को इस बार क्या करना चाहिए। रोजाना की जो लड़ाई और झगड़ा है और इंडिया की तरफ से ये जो मुख्तलिफ किस्म की ये जो बुलंद बांग जो दावे कर, ऐसा नहीं इसके बाद आज जो ऑपरेशन सिंदूर आज कर रहे हैं या इंडिया वाले जो कर रहे हैं कि आज हम हमला करेंगे, आज हम अपना फौज तैनात करें बॉर्डर के ऊपर, उनके जो टैंक आ रहे, आप इस लड़ाई को एक बार खत्म कर दे नाज़रीन। पाकिस्तान को ये लड़ाई जो इस मर्तबा एक ही बार खत्म करनी चाहिए, आखिरी जंग करे, आर हो या पार हो। अब बस इस ड्रामे की इख्तिताम होना चाहिए। रोजाना का जो तमाशा लगा रखा हुआ है, इतनी जंगें होगी, पाकिस्तान को कम अज कम नाज़रीन एक बार पाकिस्तान ने सबक सिखाना है इंडिया को। अगर भारत को जरूरत है और वो बहुत इसको जो शौक चढ़ी है कि हमें लंबी जंग लड़नी है तो आए, ठीक है, तो मैदान में आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यानी अगर आप ये सूरत हाल पैदा हुई है तो लड़ाई फिर उरूज पर पहुंच जाएगी नाज़रीन, तो हम इसके लिए फिर तैयार है। बहरहाल इस वक्त तमाम हालात नाज़रीन आपको बता रहे कि ये जो पॉइंट आपको समझना है कि ये आपको कहां ले जा रहे। उन्होंने कहा कि तुर्किया इसमें शामिल है, ये इंडिया ने बराह रास्त तुर्किया के ऊपर ऑफिशियली इल्जाम लगाया, तुर्की ने ऑफिशियली इनकार किया है, डिनाई किया कि पाकिस्तान अभी मीडिया पर आया कि पाकिस्तान की जो मुद्दा है वो सिर्फ अभी इंडियन मीडिया तक है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक इंडिया की तरफ से कुछ नहीं आया। जब भारत इस बारे में सरकारी तौर पर बात करेगा या उनके मीडिया में बड़ा हाइप पैदा होगा जो आज से हो रहा है, तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। जब हम इस बारे में सरकारी तौर पर बात करेंगे तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए नाज़रीन, मोदी ने अभी तक नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, तो ये ज़हन में रखे कि मोदी ने किसी वजह से तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया होगा। वो पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे, डोजियर बनाएंगे और यूरोप में हर जगह भेजेंगे। और ये ज़हन में रखे नाज़रीन, आप मत भूले, इजराइल काफी अरसे से चाहता है कि तुर्की को नेटो से निकाला जाए, क्योंकि उसे तुर्की के दरमियान जंग में शामिल करना है इस्राइल ने। जब तक ये नेटो का हिस्सा है वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि तब आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगा, उसे कोई ना कोई वजह बनानी है इजराइल को। तो ऐसा हो सकता है नाज़रीन कि तुर्की ने जो कुछ कहा है, इजराइल ने सेंट थॉमस का हवाला देकर कहा था कि उन्हें नेटो में नहीं रहना चाहिए, और ये एक बड़ी गलतफहमी है और हमें इससे साफ करेंगे और ऐसी बहुत सी बातें करनी है। अब नाज़रीन आप बताएं कि इस वक्त जो तमाम सूरत हाल सामने आ रहे उनके बारे में भारत क्या बयानिया बना रहे। जब तुर्की और इजराइल सामने आएंगे तो इस बुनियाद पर वो कहेंगे कि तुर्की को नेटो से निकाला जाए, तो आप नाज़रीन तसव्वुर कर दे कि क्या किस किस्म का मसला फिर उधर से शुरू हो जाएगा। तो यह हकीकी कहानी जो है कि भारत
इस वक्त क्या प्लानिंग कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। अब उन्होंने तुर्की को भी इसमें इन्वॉल्व करना है, फिर वो पाकिस्तान को करेंगे और पता नहीं किस किस और कंट्री को। तो नाजरीन फिर इस लड़ाई को कहाँ ले जाएंगे इंडिया, कितना खतरनाक है वो आप नहीं कह सकते कि उन्होंने नाजरीन भारत में करोड़ों लोगों को मरने से आप बचाना है, एजेंसियों ने बचाना है, उन्होंने पकड़ लिया है, उनके हिंडल को पकड़ लिया इंडिया ने। वो एक तीर से आप तकरीबन 100 शिकार करेंगे, पूरे कश्मीर को वो निगल जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, तुर्की को वो मुलविस करना चाहता है। सफारती महाज पर बहुत कुछ किया गया है इंडिया ने, और यही वो ट्रंप के सामने रखने जा रहा है। अब बताएं नाज़रीन, भारत जो अमेरिका से लड़ता था, अब यूएस के वो फ्रेंड बन गए। ट्रंप कह रहे मैं भारत आना चाहता हूं। इसके बाद बाकी सूरत हाल नाज़रीन आप के सामने, यानी उनकी वजह पूरी हो गई और उनका मिलिट्री जो मशके भी हो रहे, और इनके अलावा उनका टेरिफ ज़ेर बेस है, तो वो ट्रंप को जो डील चाहते थे वो देंगे। तो यहाँ कहानी है नाज़रीन, तो किसी गलत फहमी में न रहे कि भारत यहाँ रुक जाएगा। नाज़रीन ये न रुके, ये नहीं रुकेगा, ये बड़ी तबाही की सूरत हाल पैदा करेगा, और ये वो केस है जिस पर हम हर रात अबूर करेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भी जो हद है वो फिर नहीं रहेगा, और ये तमाम हदूद अबूर करके आखिरी सांस तक पाकिस्तान जाएगा। बहरहाल तैयार हो जाए, ये लड़ाई नहीं है, ये आलमी जंग की तरफ ये सारे मामला चले जाएंगे। इसमें बहुत से ममालिक शामिल होंगे, भारत अकेला नहीं जाएगा। नाजरीन भारत ने ऐसे पागलपन की जो एक्सरसाइजेस वो की है, वो मिलिट्री को बॉर्डर पर लाए। क्या आप समझते हैं कि वो सिर्फ इन एक्सरसाइजेस के लिए उसने की है? उन्होंने अरबों रुपए लगाए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने खामोशी से ये जो एक्सरसाइजेस की है सिर्फ इसलिए कि वो कुछ नहीं करना चाहते, वो लड़ाई नहीं करना चाहते, वो मुकम्मल जंग लड़ना चाहते? नाजरीन तो आज का जो हमारा टॉपिक था नाजरीन ये इसी हवाले से था। तो वीडियो के आखिर में नाजरीन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सबका जो मुश्तरका चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। फिलहाल तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।